हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। हम लोगों ने पीछे बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक, और उसके आगे हम लोगों को पढ़ना था भारतीय संविधान सभा। लेकिन मैं आप लोगों को किसी और कंटेंट से भी जोड़ना चाहूँगी, ताकि जिससे क्या होगा कि हम इस जो भी चीज़ अभी पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं जल्दी। क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती है कि हम लोग लूसेंट याद करते हैं और फिर जल्दी ही भूल जाते हैं। तो ये भी जो है हम सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को किसी कंटेंट के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती है। हमेशा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, हमें वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो भारतीय संविधान सभा पढ़ने से पहले आप लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए कि आखिर जो भारतीय संविधान सभा ये जो बना, आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, किन लोगों ने इसकी नींव रखी, आखिर हमें भारतीय संविधान सभा का गठन करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी। तो इन सब चीज़ों को जब अगर आप जान लेंगे और किन लोगों ने इसको बनाने के लिए कितना कुछ सफ़र किया, तो इससे क्या होगा कि भारतीय संविधान सभा आपके दिमाग में जा कर के बैठ जाएगा और आप लूसेंट को कभी भी जल्दी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये भारतीय जो संविधान सभा का जो गठन है वो सबसे पहले किन्होंने जो है इसकी मांग करी थी। तो हम ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमारा जानना ये कर्तव्य है। तो 1922 में सबसे पहले संविधान के संदर्भ में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग करी थी, और उन्होंने कहा था कि भारतीय लोगों के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए, और उसके लिए उसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद 1934 में एम एन राव द्वारा रुक जाइए, मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल्स और बताती हूँ। सबसे पहले किन्होंने मांग रखी थी 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किया था, ठीक है। उसके बाद किन्होंने किया 1934 में एम एन राव ने इसकी मांग रखी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा मांग रखी गई, संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर अंग्रेज़ों ने ये जो संविधान सभा का जब सभी लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था, तो अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ जो है सबसे पहली बार ये मानते हैं कि ठीक है, भारतीय अगर ऐसा चाहते हैं कि संविधान सभा का गठन हो तो वो ज़रूर होगा, लेकिन इसको भी जो है लोगों द्वारा ठुकरा दिया जाता है। और वो क्यों ठुकराया जाता है, वो इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव लाया तो जाता है कि इसमें बोला जाता है कि भारतीयों के लिए एक अपना संविधान सभा होगा, लेकिन सही मायने में इसमें बोला गया था कि यहाँ के लोग जो होंगे वो भी होंगे और अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो लोगों द्वारा इसी बात पे इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया कि जब अन्य लोग भी होंगे तो इसमें फिर हमारे जो भारतीय हैं उनका फिर अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है, और इसे भी जो है ठुकरा दिया जाता है। संविधान सभा का गठन करने के लिए ही आता है, लेकिन इसे भी स्वीकारा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ था कि संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन वो युद्ध के बाद किया जाएगा। तो सभी लोगों ने कहा कि फिर युद्ध के बाद क्यों किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बहुत कुछ देख चुका था उन लोगों की मनमानियों को, तो शायद हो सकता था कि बाद में उन लोग मुकर जाएं। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, और महात्मा गांधी द्वारा इसे दिवालिया बैंक भी घोषित कर दिया गया था। एक संज्ञा दी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा उस वक्त। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जब इसका निर्माण का गठन हुआ, तो वो सर्वप्रथम जुलाई में किया गया। किसमें किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। ये किसके द्वारा होता है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का
विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। देखिए, मैं आप लोगों को 1922 में बताई कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किया, लेकिन यहाँ पे दे रखा है पार्टी के बारे में। सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया? तो स्वराज पार्टी ने किया। किसने किया? स्वराज पार्टी ने किया। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या उस वक्त जो रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। ठीक है। और इसमें भी जो है बहुत सारा डिवाइड किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था, और 389 में बहुत सारे जो थे वो मनोनीत भी थे और कुछ निर्वाचित भी थे। तो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी होता है कि आखिर कौन जो थे वो निर्वाचित होकर के आए थे, कौन मनोनीत होकर के आए थे। तो देखिए, 389 जो थे वो टोटल थे कैंडिडेट। उसमें से 292 आपके कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के। ठीक है। और उसके बाद फिर 4 उसमें क्या इसी में जुड़ जाता है। 4 कौन? चीफ कमिश्नर। कौन थे? 4 कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर। ठीक है। और इसमें फिर आपका कौन है? 93 देसी रियासत। तो आपको याद रखना है कि जो ये ब्रिटिश प्रांत वाले जो लोग थे वो जो थे वो आपको निर्वाचित होकर के आए थे। ठीक है, निर्वाचित होकर के आए थे। और ये जो 93 जो थे वो देसी रियासत के ये आपको होकर के आए थे, मनोनीत होकर के आए थे। क्योंकि उस वक्त देखिए, उस समय जब भारत जो था वो अंग्रेज़ों के गुलामियों के जंजीर में जब बंधा हुआ था, तो उस वक्त भी हमारे देश में मतलब 2 तरह से शासन चलता था, आप सबको पता है। पहला था जो ब्रिटिश के कब्जे में था, और दूसरा जो राजा महाराजा लोग रहते थे। तो वो 93 जो देसी रियासत थी वो उन्हीं में से थी, जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो संचालित हो रही थी। तो वो लोग क्या होकर के आए थे? मनोनीत होकर के आए थे। लेकिन ये जो ब्रिटिश प्रांत और जो 4 कमिश्नर थे वो निर्वाचित होकर के आए थे। अब एक और चीज़ है कि 4 कमिश्नर जो थे वो कहाँ कहाँ के थे? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये 4 जो कमिश्नर थे वो कहाँ कहाँ से थे? तो 4 जो कमिश्नर थे वो पहला जो था वो दिल्ली से निर्वाचित होकर के आया था, पहला। दूसरा जो आया था वो अजमेर से था। कहाँ से था? अजमेर से। ठीक है। और जो तीसरा था वो कुर्ग से था। कहाँ से था? कुर्ग से। और जो चौथा था वो बलूचिस्तान से था। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लें, बलूचिस्तान से। ठीक है, वहाँ से था। तो ये जो 4 ब्रिटिश कमिश्नर थे वो कहाँ से थे? ये यहाँ से आए थे। इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, जिसमें से क्या होता है कि 389 सदस्यों में से 300 टोटल हम लोगों ने पढ़ा ना कि 389 जो निश्चित किया गया था कुल संख्या, तो उसमें से 389 में से 296 कितना? 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। और उसमें विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है, जिसमें से कांग्रेस को कितना वोट मिलता है? कांग्रेस को 208 मिलता है सीट, और मुस्लिम लीग को 73। याद रखिएगा, कांग्रेस को 208, ये हो गया कांग्रेस, और मुस्लिम को 73। ठीक है। और 15 जो मिलता है वो अन्य सदस्य का होता है, तो जोड़ करके आपको हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब चुनाव वगैरह हो जाती है तो फिर संविधान सभा का गठन होता है, और जब गठन होगा तो उसकी प्रथम बैठक होगी। तो प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर को 1946 में इसकी प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक जो होती है वो दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में। ठीक है। और ये जो कहाँ पे है? दिल्ली में किस स्थान पे होती है? तो कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उस वक्त के जो सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद होते हैं।
और इनको जो है उस जब वो बुजुर्ग होने की वजह से वहाँ पे अध्यक्ष का मतलब तुरंत चुनाव नहीं हो पाता है, तो जिसके वजह से उनको टेम्पोररी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और फिर उस बैठक को पूरा ले जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो क्या करती है कि इस बैठक का बहिष्कार करती है और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर देती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और फिर इसमें हैदराबाद भी एक जो है एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके कोई भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो देखिए 389 जो आपको मैंने ऊपर में बताया कि जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो निश्चित की गई थी 389। तो आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं उठा कि आखिर ये 389 ही क्यों रखा गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आखिर 389 क्यों रखा गया था। इसमें ये तय किया गया था कि 10 लाख आबादी जो है वो उस 10 लाख आबादी पर 10 लाख आबादी पर एक स्थान आवंटन किया जाएगा। इस व्यू से इसको जब देखा गया तो 389 सीटें कुल संख्या बन करके तैयार हुई थी, इसलिए 389 ही रखा गया था। प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो पहला कौन था? पहला था मुस्लिम, ठीक है, एक सेकेंड, पहला था मुस्लिम, फिर था सिख, और जो तीसरी थी वो साधारण वर्ग के थे। ठीक है, साधारण वर्ग के थे। जो वो 389 का जो आवंटन किया गया था वो किसके आधार पर मुख्यतः किया गया था? मुस्लिम, सिख और साधारण वर्ग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। तो इसको याद रखना जरूरी होता है क्योंकि ये अक्सर एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि कौन सी समिति किसके मतलब किसको दिया गया था और इसका कार्यभार कौन संभाल रहे थे। तो पहला है संचालन समिति। संचालन समिति तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, इसका काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे। तो जो देश का जो कार्यभार है, जो संचालन है, वो किसके मतलब हाथ में था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में था। तो इसलिए आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि संचालन कौन कर रहा था उस वक्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। उसके बाद है दूसरा संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसका भी आप आराम से याद इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका जो गठन है वो किसने किया था, मतलब इसका जो कार्यभार है वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है, दिया गया था। फिर प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति थी वो किसको दिया गया? भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, भीमराव जी को दिया गया। उसके बाद संघ शक्ति समिति, देखिए ऊपर में भी एक संघीय संविधान समिति है, फिर नीचे में है क्या? संघ शक्ति समिति। तो संघ से आप याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। संघ से क्या याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। संघ शक्ति समिति कौन? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समितियां। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। फिर है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये क्या किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी, जिसमें एक था मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति जो थी वो JB कृपलानी के द्वारा और अल्पसंख्यक उप समिति जो है HC मुखर्जी जी के द्वारा की गई। तो आज के इस वीडियो में हम इतना तक ही पढ़ेंगे और बाकी के हम चैप्टर्स को कल क्लियर करेंगे। और इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लूसेंट को फिर जल्दी नहीं भूल पाओगे और ये आप लोगों के दिमाग में आत्मसात बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये कुछ जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया है उससे आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी।